Recording in progress. चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन का लास्ट हमने 2 क्लास ही किया है। आज लास्ट क्लास रहेगा, ठीक है। आज चैप्टर को कंप्लीट करना है। हमने 2 कंडीशंस देखे थे, कैपिटल एंड रेवेन्यू सॉरी कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद हमने देखा था नीड टू डिस्टिंग्विश कैपिटल एंड रेवेन्यू। उसके बाद हमने देखा कैपिटल एक्सपेंडिचर के कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल्स। मैं लिख देता हूं। इसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, और एग्जाम्पल। हमने टोटल इतना चीजें ही पढ़ा था। दिख रहा है आपको स्क्रीन में? एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अपना कॉपी जो है वो ओपन करके रखो और फटाफट एक बार देख लो, ठीक है। 2 कंडीशन। सबसे पहला कंडीशन में मैंने 4 बातें बताई थी, बोलो। हाँ, 2 स्टेप। पहला स्टेप, हाँ, देखो दो कॉपी, कॉपी में लिखे हो, कॉपी देख करके बोलो। ऐसा ऐसा कैसे चलेगा? अब बताओ रिवाइज कैसे करेंगे, बताओ। क्योंकि लिखा तो तुमने था, तुम लाए हो कॉपी। बोलो पहला स्टेप बोलो, इसका कॉपी ले लो। एंड्यूरिंग बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। हाँ, पहला स्टेप में 4 बातें मैंने बताई थी। पहला स्टेप में 4 बातें बोलो जल्दी। एंड्यूरिंग बेनिफिट्स 4 बातें की 3 बातें, देखो देखो। हाँ देखो, स्टेप 1 में एंड्यूरिंग बेनिफिट्स और एनहांस वैल्यू ऑफ एसेट्स, फ्यूचर रेवेन्यू जनरेशन। 3 चीज, 3 बातें ना। तो पहला पहला स्टेप में तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है, हम उसको रेवेन्यू सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। बट स्टेप नंबर 2 में फिर हम 4 चीजों को चेक करेंगे। बताओ जल्दी जल्दी क्या क्या है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपेंडिचर, वो रेवेन्यू है कि नॉन रेवेन्यू, नॉन सॉरी रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है। सेकंड, मटेरियलिटी। थर्ड, पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर। फोर्थ, पर्पस ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको स्टेप 1 में 3 कंडीशन चेक करने पड़ेंगे, जिसमें है एंड्यूरिंग बेनिफिट्स, एनहांस वैल्यू ऑफ एसेट्स, फ्यूचर रेवेन्यू जनरेशन।
अगर ये तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है, हम उसको बोलेंगे कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। बट हम स्टेप नंबर 2 में चार चीजों को फिर देखेंगे कि कहीं ये चीजें तो नहीं है, जिसमें आता है आपका सबसे पहला क्या बोले तुम? नहीं नहीं, ये स्टेप नंबर 2 में फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। और सेकंड चीज आपका मेटेरियलिटी, और थर्ड नंबर है आपका पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर, और फोर्थ नंबर है नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो हम स्टेप 1 में 3 कंडीशन देखेंगे, स्टेप 2 में 4 चीजों को देखेंगे। इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो एक्सपेंडिचर है ये कैपिटल है कि नहीं है। सेकंड नंबर हमने देखा था नीड टू डिस्टिंग्विश कैपिटल एंड रेवेन्यू, ठीक है। इसमें 5 पॉइंट थे, ठीक है, जिसका मैंने कीवर्ड तुमको बताया था। सबसे पहला नेट प्रॉफिट, सेकंड नंबर इनकम टैक्स, थर्ड नंबर डेप्रिसिएशन, फोर्थ नंबर वो लास्ट नंबर है, ठीक है। फर्स्ट नंबर था आपका नेट प्रॉफिट, सेकंड नंबर इनकम टैक्स, और थर्ड नंबर था डेप्रिसिएशन, फोर्थ नंबर था आपका एक सेकंड में आपको बता रहा हूं, फोर्थ नंबर था आपका बैलेंस शीट, ठीक है ना, पोजीशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। और फिफ्थ नंबर था टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड, ठीक है। नीड टू डिस्टिंग्विश कैपिटल एंड रेवेन्यू का जो 5 कीवर्ड है, नेट प्रॉफिट, इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन, बैलेंस शीट और प्रॉपर मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड। चलो, ये हमने रिवाइज कर लिया, ये भी हमने रिवाइज कर लिया। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के कैरेक्टरिस्टिक्स में उसमें भी मैंने आपको कीवर्ड्स आपको बताए थे। बोलो, सबसे पहला लॉन्ग टर्म एसेट, ठीक है। सेकंड नंबर नॉट फॉर रीसेल, थर्ड नंबर प्रेजेंट कंडीशन, फोर्थ नंबर इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, और फिफ्थ नंबर फिजिकल एग्जिस्टेंस। देखो, प्रॉब्लम हो रहा है ना, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अभी तुम्हारे पास कॉपी नहीं है, तो तुम अब रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, तुम बोल नहीं पा रहे हो। लेकिन अभी तुम्हारे सामने वही कॉपी रहता, तुम आराम से इजीली देख करके तो बोल सकते थे, ठीक है। देखो, चीजों को बार बार अगर बोलेंगे, चीजों को बार बार देखेंगे ना, तभी वो याद होता है। एक बार में चीजें याद नहीं होगी, ये तो तुम मान करके चलो। इसी के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि कॉपी अगर लाया हो तो कॉपी से देख कर ही बोलो, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंस अभी पता चला ना तुमको अपना नोट्स बुक का, ठीक है। तो नोट्स बुक बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, और एग्जाम के टाइम में तो और ज्यादा, ठीक है। एग्जाम के पहले तुमको रिवाइज करना है, तो तुम ये बुक नहीं पढ़ पाओगे उस समय, ठीक है। उस समय ऑलरेडी माइंड में इतना टेंशन रहता है, माइंड में इतना सारा चीजें चलते रहता है ना, तुम उस समय बुक खोलोगे तो तुमको ऐसे ही कुछ समझ नहीं आएगा। तो तुमको लास्ट टाइम में जो तुम्हारा नोट्स बुक है, जो मैंने जो लिखाया है, नोट्स जो करवाया है, वही काम आएगा। तो उसको बहुत ही एकदम अच्छे तरीके से मेंटेन करो, और कोशिश करना कि क्वालिटी उसका कॉपी का जो है अच्छा हो, ठीक है। और पूरा प्रॉपरली एकदम अच्छे तरीके से मेंटेन करो, ताकि तुमको भी लास्ट टाइम में देख करके अच्छा लगे, समझे कि नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का कैरेक्टरिस्टिक्स का जो कीवर्ड है, एक बार फिर से हम क्या बोलते हैं देखते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स, नॉट फॉर रीसेल, improve the present condition of the assets, increase the earning capacity of the business, और फिफ्थ नंबर फिजिकल एग्जिस्टेंस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। डे टू डे कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, और 1 अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। उसके बाद
मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट, रिकरिंग नेचर, और मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी, और फिफ्थ नंबर, नहीं नहीं, इसमें 4 पॉइंट ही बोला था ना। चलो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, कब? जब उसका अमाउंट हैवी हो जाता है, ठीक है ना। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी जो बेनिफिट होता है ना, वो हमको 1 अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा का होता है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड होता है, बट जब कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जब हम जब हैवी अमाउंट में कर देते हैं ना, तो उसको हम टेम्पररी बेसिस के लिए कैपिटलाइज करते हैं, जिसको कि हम नाम देते हैं किसका? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी बेनिफिट जो होता है ना, हमको मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड मिलता है, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड ही होता है, ठीक है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने देख लिया था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल भी हमने देख लिया था। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया गया है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्सेस प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है पता है तुमको? प्रीपेड एक्सपेंसेस, हाँ, जो खर्चा हमको कल को जो लगना था उसका पेमेंट हमने आज कर दिया है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस है, समझे कि नहीं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस है? देखो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और प्रीपेड एक्सपेंसेस में ना जो डिफरेंस है ना, बहुत ही, मतलब सोच लो एक धागा कितना पतला होता है, उतना ही पतला डिफरेंस है, सोच लो, मतलब बहुत ही कम डिफरेंस है दोनों में। सबसे पहले तो दोनों में कॉमन क्या है वो हम बात करते हैं, दोनों में कॉमन क्या है वो हम बात करते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और प्रीपेड एक्सपेंसेस, दोनों में एक चीज कॉमन है, पता है क्या? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और प्रीपेड एक्सपेंसेस में एक चीज कॉमन है, पता है क्या? कि दोनों केस में ना जो बेनिफिट्स है वो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड है, ये दोनों में कॉमन बातें हो गई। लेकिन डिफरेंस क्या है बताऊं? डिफरेंस क्या है बताऊं? प्रीपेड एक्सपेंसेस का केस में ना हमको पता होता है पीरियड, कि कितना पीरियड का बेनिफिट हम रिसीव करने वाले हैं, समझे कि नहीं? बट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमको पता नहीं होता है पीरियड। हमारा जो पीरियड है ना वो अनसर्टेन रहता है। हो सकता है इसका बेनिफिट हमको 4 साल तक मिले, हो सकता है इसका बेनिफिट 5 साल तक मिले, हो सकता है 6 साल तक मिले, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में। बट प्रीपेड एक्सपेंसेस के केस में हमको जो पीरियड होता है वो पूरा सर्टेन होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मैं एग्जांपल बता रहा हूं, इंश्योरेंस, बाइक का इंश्योरेंस, समझे कि नहीं? बाइक का इंश्योरेंस, जब तुम बाइक नया परचेस करोगे ना, तो बिना इंश्योरेंस का तुम बाइक परचेज नहीं कर सकते हो। जब तुम शोरूम से बाइक जब परचेस करोगे, अभी तुम जाओ शोरूम बाइक परचेस करने के लिए, तो वो बोलेगा सर आपको इंश्योरेंस लेना तो मैंडेटरी है, आप बिना इंश्योरेंस का बाइक परचेज नहीं कर सकते, अभी जो चल रहा है रूल उसके हिसाब से, ठीक है। तो मैं गया था बाइक का शोरूम, समझे कि नहीं? तो वहां पर मैं बाइक जब परचेस कर रहा था, उसने कहा सर इंश्योरेंस आपको लेना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसने बोला सर अगर आप 1 ईयर का लेते हैं इंश्योरेंस ना, तो आपको 1000 पड़ेगा, ठीक है। और अगर 2 ईयर का लेते हैं तो आपको 1800 पड़ेगा, 200 रुपया डिस्काउंट। ऐसे तो 2000 होना चाहिए, बट क्या बोला, 1800 रुपया पड़ेगा। और अगर आप 3 साल का अगर लेते हैं इंश्योरेंस,
ठीक है ना। तो होना चाहिए कितना, 3,000, 3,000 होना चाहिए। उसने बोला आप सिर्फ 2300 रुपया दीजिए, हम आपको 3 साल का इंश्योरेंस करके देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप एक काम करो, 2300 रुपये ले लो, मुझे 3 साल का इंश्योरेंस कर दो। ठीक है, 3 साल का इंश्योरेंस मैंने बाय कर लिया। तो आज मैं जो 3 साल का इंश्योरेंस जो मैंने लिया 2300 रुपया देके, ये क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है। इसमें मुझे पूरा पता है कि इसका बेनिफिट मुझे कितने साल तक मिलेगा, 3 साल तक। पूरा एकदम तुमको श्योर शॉट पता है ना, कि पूरा एक्यूरेट पता है ना कि जो मैं आज जो 2300 रुपये जो दे रहा हूं, इसका बेनिफिट मुझे 3 साल तक ही मिलेगा, 3 साल बाद खत्म, एक्सपायर। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब समझ आया, वो खर्चा जो हम अभी कर रहे हैं आने वाले टाइम के लिए, जहां पर हमको श्योर शॉट पूरा सर्टेन पता है कि इसका बेनिफिट हमको इतने टाइम तक मिलेगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बस यही एक डिफरेंस है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमको पता नहीं होता, हमको पीरियड का सर्टेनिटी नहीं होता है, पीरियड उसमें सर्टेन नहीं होता है। हो सकता है उसका बेनिफिट 1 साल के लिए मिले, 2 साल के लिए मिले, 3 साल के लिए मिले, वो हम नहीं बोल सकते। बट प्रीपेड एक्सपेंसेस में हमको पूरा पता होता है कि हम जो ये खर्चा कर रहे हैं इसका बेनिफिट हमको कितना पीरियड के लिए मिलना है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल में बताया कि हम जो इंश्योरेंस बाय किए 3 साल के लिए 2300 रुपये दे करके, उसमें हमको पूरा क्लियर पता है कि हमको 3 साल तक का ही बेनिफिट हमको मिलेगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? प्रीपेड एक्सपेंसेस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्लियर हुआ? चलो, कोई भी पूछेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, तो डिफरेंस बता सकते हो? एक ही डिफरेंस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस में हमको पूरा पीरियड का सर्टेनिटी पता होता है कि हमको कितना टाइम के लिए बेनिफिट मिलेगा, समझे कि नहीं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम बोल नहीं सकते। चलो उसके बाद एक चीज है कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लिया, हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देख लिया, और हमने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी देख लिया। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, तीनों को एक जगह रख करके देखते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, तीनों में डिफरेंस क्या है? हमने तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस नहीं देखा है, ठीक है, हमने सिर्फ समझा है। बट यहां पर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तीनों में डिफरेंस देखते हैं। कल के डेट में तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंशिएट कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो तुम आराम से कर लोगे जो मैं अभी बताने वाला हूं उसके बाद। या फिर ये डिफरेंस पूछ ले, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, तो भी तुम आराम से कर लोगे, ठीक है। तो देखते हैं डिफरेंस तीनों में। सबसे पहला नंबर 1, जो आपका बुक में जो लिखा है मैं वही बातें कर रहा हूं, ठीक है, मैं कोई बाहर से बातें नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो एज इट इज जो लाइन है वही चीज मैं बोलूंगा, ठीक है, जो कि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म एसेट के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट के लिए जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं, उसको लॉन्ग टर्म एसेट परचेज जब हम करते हैं, तो उस एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, लिखना नहीं है अभी, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अगर हम बात करें तो जो बुक में आपका जो लिखा गया है बोलता है कि करंट एसेट, करंट एसेट जब हम जब एक्वायर करते हैं तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बट ये चीज पूरा सही नहीं है। क्या हम सिर्फ करंट एसेट एक्वायर करते हैं उसी को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे? नहीं, जो डे टू डे जो हमारा खर्चा होता है बिजनेस को चलाने के लिए, वो भी तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना। हम हर समय करंट एसेट तो नहीं खरीदते होते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपका बुक में लिखा है कि डिफरेंस जो किया गया है उसमें ये बोला है
कि जब हम लॉन्ग टर्म एसेट्स को एक्वायर करते हैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जब हम करेंट एसेट को एक्वायर करते हैं उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए बोला है जब हम हैवी एक्सपेंडिचर करते हैं ना, जब हम हैवी एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसको डेफर्ड रेवेन्यू बोलते हैं। देखो चीजों को तुम अगर समझ गए हो ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, तो डिफरेंस तुम खुद बना सकते हो। ठीक है, फिर भी एक बार सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल दीजिए। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आपका एग्जांपल है हैवी एडवर्टाइजमेंट और एक्सपेंडिचर। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू का सबसे बेस्ट एग्जांपल, अगर देखो समझ, सबसे पहले तुम ये समझो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो नॉर्मल खर्चे होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। बट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही जो होता है ना, वो अगर हैवी अमाउंट में खर्च किया जाए तो उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, जैसे कि हमने दुकान में अपने बिजनेस में अपने एडवर्टाइज किया, ठीक है, 10 रुपया डिस्काउंट, ठीक है, 20% ऑफ, इस तरह का हमने एडवर्टाइज अपने दुकान में लगाया, इधर उधर क्या बोलते हैं स्टिकर सब चिपकाया, दुकान के बाहर में बड़ा सा होर्डिंग हमने टांगा 10% डिस्काउंट। तो भाई ये सब में खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये क्या खर्चा है? एडवर्टाइजमेंट ही खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है। बट ये खर्चा जो है वो कुछ लिमिट, ये खर्चा का जो बेनिफिट है वो लिमिटेड पीरियड के लिए है, विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड ही हमको ये इस खर्चा का बेनिफिट मिलेगा। अगर इन शॉर्ट हम बात करें तो ये जो खर्चा हम कर रहे हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ए सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये हम क्यों कर रहे हैं? अपना सेल को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं ना, सेल बढ़े बोल करके कर रहे हैं ना। 10% डिस्काउंट हम क्यों देते हैं? कि कस्टमर अट्रैक्ट हो, ज्यादा कस्टमर आए। लेकिन यही चीज अगर मैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में करोड़ों रुपया खर्च कर रहा हूं, मैं टीवी में एडवर्टाइज लगा रहा हूं, मैं न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज लगा रहा हूं, मैं बड़े बड़े जो होर्डिंग्स होते हैं उसको रेंट में लेकर के मैं एडवर्टाइज कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको क्लियर हुआ कि नहीं? यस यस क्लियर हो गया? यस। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? तो जो बेस्ट एग्जांपल है ना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, उसको तुम यही लेना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। जब हैवी अमाउंट में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जब हम करते हैं ना, तो उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। बट जो छोटे अमाउंट में जो एडवर्टाइज करते हैं उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? हालांकि आपके बुक में और कई सारे एग्जांपल दिए गए हैं, लेकिन सबसे पहला नंबर में हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ही दिया गया है। समझे कि नहीं? सुन पा रहे हैं आप मुझे? यस सर यस सर। चलो ठीक है। तो डिफरेंस देख रहे थे कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में बोला गया लॉन्ग टर्म एसेट जब हम एक्वायर करते हैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बोला गया करंट एसेट जब हम एक्वायर करते हैं तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बोला गया कि जब हम हैवी अमाउंट एक्सपेंडिचर करते हैं, हैवी अमाउंट, तो उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। चलो नंबर टू डिफरेंस जो आपके बुक में जो दिए गए हैं, ठीक है, नेचर, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है नॉन रिकरिंग होता है, बार बार नहीं होता कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, साल में एक आध बार हो जाए बहुत है। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग होता है, मतलब बार बार होते रहता है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलो, रिकरिंग होता है कि नॉन रिकरिंग होता है? नॉन रिकरिंग होता है। ये भी बार बार नहीं होगा, ठीक है ना। हैवी हैवी अमाउंट एक्सपेंडिचर बार बार थोड़ी ना होता है। चलो
थर्ड नंबर, टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना वो स्पेशल होता है, मतलब कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए, जैसे कि हम फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं, ठीक है ना, तो हम उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वो स्पेशल पर्पज के लिए है ना, फिक्स एसेट स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही खरीदा जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, और ये भी स्पेशल होता है। बोलो क्लियर है नहीं? उसके बाद बेनिफिट का अगर बात करें तो इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसका 1 अकाउंटिंग पीरियड, और इसका लॉन्ग टर्म, ठीक है। जो एम होता है, जो टारगेट होता है इस खर्च को करने का, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम क्यों करते हैं? इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों करते हैं? हमने पढ़ा था डेफिनेशन में, मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी, करेक्ट, मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अगर हम बात करें तो इसमें इसका एम क्या है? जो हमने अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाया है ना, अर्निंग कैपेसिटी को जो हम बढ़ाए हैं, कैसे? कैपिटल एक्सपेंडिचर को इन्वेस्ट करके, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर करके। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से क्या होता है? हमारा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ता है, ठीक है ना। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? जो एग्जिस्टिंग रेवेन्यू जो है ना, मतलब अभी जो कमाई हो रहा है उसको बढ़ाने के लिए। तो इसको भी अगर तुम बोल सकते हो इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी बोल सकते हो, इसका भी जो एम है अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। बट यहां पर तुम ये लिखना इंक्रीज एग्जिस्टिंग रेवेन्यू, ठीक है ना। जो एग्जिस्टिंग रेवेन्यू है उसको बढ़ाने के लिए हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं। जैसे कि अगर मैं एडवर्टाइज लगा रहा हूं, ठीक है ना, करोड़ों रुपए खर्च कर रहा हूं, उसका पर्पज क्यों है? क्या है? रेवेन्यू को बढ़ाना का, रेवेन्यू बढ़ाना, उसका पर्पज यही है ना। नहीं समझ आया बात? जहां समझ नहीं आया भाई पूरा तुरंत वही क्वेश्चन करो, ठीक है ना। और आपका जो लास्ट जो क्या बोलते हैं डिफरेंस है, कैपिटल रेवेन्यू, सॉरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है? ये मैंने बहुत स्टार्टिंग ही में बोला था, बैलेंस शीट में जाता है कि इनकम स्टेटमेंट में जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका जाएगा बैलेंस शीट में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ जाएगा? पीएल अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका कहाँ जाएगा? नहीं पता, बैलेंस शीट में जाता है ये भी। और तीसरा कुछ है ही नहीं ना, बैलेंस शीट है और ट्रेडिंग एंड पीएल है, तो या तो बैलेंस शीट में जाएगा या ट्रेडिंग एंड पीएल में जाएगा, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बैलेंस शीट में आपका चला जाता है, ठीक है। चलो तो बस कॉल कर मुझे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हाँ क्या बोले? बस स्क्रीनशॉट लेता है। नहीं सुनाई दे रहा, थोड़ा लाउड बोलिए आप। बस स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, देखिए पूरा आपके सामने है, एक बार ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। एक फोटो में ये आपको याद करने के लिए इजी होता है जब मैं चीजों को ऐसे समराइज्ड फॉर्म में लिख दूंगा। इसमें देखो आपको सिर्फ कीवर्ड में लिखा हूं,
ठीक है ना। जैसे कि अगर रिवाइज करें हम डेफिनेशन को, तो सबसे पहला देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। सबसे पहला पॉइंट, लॉन्ग टर्म एसेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, करंट एसेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हैवी एक्सपेंडिचर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकंड नंबर, कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग होता है, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नॉन रिकरिंग होता है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर का बात करें तो ये स्पेशल होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बात करें तो नॉर्मल खर्चा होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बात करें तो ये भी स्पेशल खर्चा होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का अगर बात करें तो ये इसका जो बेनिफिट होता है लॉन्ग टर्म होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 1 अकाउंटिंग ईयर होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी बेनिफिट लॉन्ग टर्म होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों किया जाता है? इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों किया जाता है? मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों किया जाता है? इंक्रीज द एग्जिस्टिंग रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है बैलेंस शीट में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है इनकम स्टेटमेंट में, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है बैलेंस शीट। चलो, डिफरेंस आपका हो गया क्लियर, ठीक है। आपको अगर एग्जाम में अगर डिफरेंस आता है, कोई दो चीज का ही डिफरेंस पूछेगा, कैपिटल एंड रेवेन्यू का पूछ लेगा, रेवेन्यू या डेफर्ड रेवेन्यू का पूछ लेगा, ठीक है, या फिर कैपिटल डेफर्ड रेवेन्यू का पूछ लेगा, कोई दो चीज का पूछेगा, तीनों का एक साथ नहीं पूछेगा। क्लियर है? और तुमको चीजें पता भी है, अगर मान लो तुमको याद नहीं आता है तो तुम अपने हिसाब से भी डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। बोलो हाँ कि ना। चलो, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपका बुक में दिया गया है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमको लगता है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हमको लगता है क्या कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट हमको उसको उस समय कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करना पड़ता है। हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तब नहीं बोलेंगे, तब हम उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। बोलो बात समझ आया कि नहीं? हम बिजनेस कर रहे हैं, हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो हमको कई बार लगेगा कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम नहीं बोलेंगे, हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ही ट्रीट करेंगे। जैसा कि सबसे पहला आपका बुक में दिया है रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स। देखो, रॉ मटेरियल जो हम खरीदते हैं अपने बिजनेस में, ठीक है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रॉ मटेरियल का खरीदना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट रॉ मटेरियल हम खरीद रहे हैं क्यों? क्योंकि हमको फिक्स्ड एसेट बनाना है। तो बोलो वो खर्चा को हम रेवेन्यू बोलेंगे कैपिटल बोलें? कैपिटल बोलेंगे। समझे कि नहीं? देखो, रॉ मटेरियल खरीदना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट रॉ मटेरियल हम खरीद रहे हैं क्योंकि हमको फिक्स्ड एसेट तैयार करना है, तो फिर उसको हम कैपिटल बोलेंगे, उस खर्चे को हम कैपिटल बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। और जो फिक्स्ड एसेट का जो कॉस्ट है उसमें ऐड करेंगे हम। समझ आया कि नहीं? देखो, लास्ट में ये जो दिया गया है बातें, ये मैंने तुमको पहले ही बता चुका है कि पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर तुमको चेक करना है, ये मैंने बताया है ना। जो स्टेप, दो स्टेप जो मैंने आपको बताया था, तो सेकंड स्टेप में आपको जो चार बातें थे उसमें से एक बात यही तो बोला गया है कि पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर चेक करना है और नेचर ऑफ बिजनेस चेक करना है। तो समझे कि नहीं? रॉ मटेरियल मैं खरीद रहा हूं, ठीक है, तो मेरे लिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट मैं अगर फिक्स्ड एसेट के लिए खरीद रहा हूं, फिक्स्ड एसेट बनाने के लिए खरीद रहा हूं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नंबर 2, वेजेस एंड सैलरीज।
यहाँ पर फिर वही बात किया गया है, वेजेस एंड सैलरीज में जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो अपने स्टाफ को देता हूं वेजेस या सैलरी, वो रेवेन्यू है। बट कोई इंजीनियर विजिट किया है मेरे ऑफिस में जो कि फिक्स्ड एसेट को ठीक कर रहा है, उसका वैल्यू को बढ़ाने के लिए, तो उसको मैं वो कुछ वेजेस देता हूं, तो वो क्या है फिर? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझे कि नहीं? तीसरा नंबर, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स। मैंने अपने मशीन को रिपेयर कराया, वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा क्या है? रेवेन्यू है। बट मैंने अपने मशीन को रिपेयर कराया जिससे कि उसका वैल्यू बढ़ गया, तो फिर उस खर्चे को क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। या फिर मेरे पास कोई मशीन पड़ी थी जिसका यूज नहीं हो रहा था, मैंने उस पर खर्चा किया, और खर्चा करने के बाद वो मशीन क्या हो गई? यूज होने लायक हो गई, तो वो खर्चा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मतलब तुम थोड़ा सा लॉजिकली सोचना ना, लॉजिकली अगर सोचोगे तो तुम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिफरेंशिएट कर लोगे। और ये सब तो आपके बुक में लिखा गया है बोल करके मैं बता रहा हूं, बाकी आपको जो स्टार्टिंग में जो मैंने बता दिया है ना, बस उसी को ही तुम सिर्फ जो क्या बोलते हैं उसी को ही तुम दिमाग में रखो, उसके आगे का कुछ नहीं है भाई। अगर तुमको किसी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है ये कैपिटल है कि रेवेन्यू है, तो बस वो दो बातें ही तुम याद रखो। ये सब तो बुक की बातें हैं, समझे कि नहीं? ये सब बुक की बातें हैं। अगर तुमको ये देखना है कि ये कैपिटल, ये जो ट्रांजेक्शन है ये कैपिटल है रेवेन्यू है, बस वही दो बातें को याद रखो, दो स्टेप जो मैंने बताया था। चलो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अगर हम नॉर्मल करते हैं तो वो रेवेन्यू है, अगर हम एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाने के लिए करते हैं तो वो कैपिटल है। लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस जैसे कि आपका स्टाम्प ड्यूटी, ठीक है, मैंने कोई एसेट खरीदा, मैं कुछ एसेट खरीद रहा हूं, तो उसमें मेरे को कुछ पेपर वर्क करने पड़ेंगे कि नहीं? करने पड़ेंगे, ठीक है। एग्रीमेंट हो सकता है करना पड़ा सामने वाला पार्टी से, तो मैं जो एग्रीमेंट कर रहा हूं, जो स्टाम्प ड्यूटी स्टाम्प पेपर में एग्रीमेंट होता है पता है, तो उसका खर्चा तो आएगा, तो वो जो खर्चा आएगा वो कैपिटल है कि रेवेन्यू है? कैपिटल होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं एसेट्स को खरीदने के लिए वो सब खर्चा कर रहा हूं, तो कैपिटल होगा। अगर वही चीज मैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में करूं तो रेवेन्यू है। समझे कि नहीं? फ्रेट एंड कैरेज, वर्चुअल स्टूडेंट आप मुझे देख रहे हो, आपको कुछ डाउट होता है तो साथ ही साथ पूछो, ठीक है। वर्चुअली जो मुझे देख रहा है, हमारा जो एप्लीकेशन पे अगर कोई क्लास कर रहा है तो उनको भी कुछ डाउट होता है, वो मुझे साथ ही साथ पूछें, ठीक है। फ्रेट एंड कैरेज, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट क्लास में, अगर कोई एसेट्स को लाने के लिए हमको ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं तो वो क्या है? कैपिटल होगा ना। अगर एसेट को हम खरीद रहे हैं, उसको हम अपने लोकेशन तक लेकर के आ रहे हैं, तो हमको ट्रांसपोर्टेशन तो देना पड़ेगा, फ्रेट, कैरेज। समझे कि नहीं? ये नॉर्मली जो ट्रांसपोर्टेशन है ना उसका अलग अलग नाम है, ठीक है। फ्रेट हो गया, कैरेज हो गया, ये अलग अलग नाम है। तो ट्रांसपोर्टेशन तो देना पड़ेगा, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या होगा? कैपिटल होगा। और नॉर्मली अगर हम फ्रेट कैरेज देते हैं तो वो क्या है? वो रेवेन्यू है। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट जैसे कि अगर छोटे मोटे खर्च करते हैं हम एडवर्टाइजमेंट का, तो वो क्या है? रेवेन्यू। अगर बड़ा अमाउंट खर्च करते हैं तो फिर वो डेफर्ड रेवेन्यू हो जाएगा। समझे कि नहीं? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है,
बिजनेस हमारा स्टार्ट हो गया, हमारा सेल स्टार्ट हो गया, हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, उसके बाद अगर कोई हम उसके बाद हम कोई लोन लेते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, तो वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, ठीक है। बट हम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, हम प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए लोन लिए थे, ठीक है, और उसका इंटरेस्ट अगर हम पेमेंट करते हैं तो वो क्या होगा, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, हम प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए लोन लिए थे। मतलब लोन किस लिए लिए होंगे? लोन लेकर के हमने एसेट खरीदा होगा, लैंड एंड बिल्डिंग बनाई होगी, तो हम लोन लेकर के कैपिटल नेचर का ही खर्चे किए होंगे ना भाई। तुम चीजों को समझो कि हमको सामान बेचना है तभी तो पैसा मिलेगा, हम सामान बेचेंगे तभी तो पैसा मिलेगा। बट हम सामान बेचेंगे कब? जब हमारे पास सारा सुविधा रहेगा तब, ठीक है, जब हमारे पास एक जगह रहेगा, लैंड एंड बिल्डिंग रहेगा, एक मशीन रहेगा, ठीक है, तभी ना हम सामान बनाएंगे और बेचेंगे, या फिर खरीदेंगे बेचेंगे। तो वो सब चीजों को इकट्ठा करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। तो हम लोन लिए थे लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने के लिए, मशीन खरीदने के लिए, ठीक है ना। तो वो जो लोन का जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा। बट हम बिजनेस को चलाने के लिए लोन ले रहे हैं, ठीक है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए नहीं, बिजनेस को चलाने के लिए लोन ले रहे हैं, तो फिर उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्लियर है? और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो दिया है उसको छोड़ दो, ठीक है ना। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है ना, कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए हमको सैलरी, वेजेस, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो खर्चे होते हैं ना, वो सब देने पड़ते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। नॉर्मली सैलरी, वेजेस कब दिया जाता है? जब हमारा बिजनेस चल रहा होता है तो, ठीक है। लेकिन कई बिजनेस ऐसे होते हैं ना जिसको बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए सैलरी, वेजेस ये सब दिया जाता है। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है चाय पत्ती का बिजनेस। चाय पत्ती का बिजनेस में क्या होता है, पहले चाय पत्ती उगाओगे ना, तब तो उसको बेचोगे। तो चाय पत्ती को उगाने के लिए तुमको लेबर लगाने पड़ेंगे, वो लोगों खेतों में जाएंगे, चाय के बागान में जाएंगे, तो 6-6 महीना, 7-7 महीना वहां पर काम करेंगे, तब जाकर के तुम्हारा चाय का पत्ती उगेगा। तो जो 6-6 महीना, 7-7 महीना का तुम सैलरी उसको दोगे ना, और भी बहुत सारे खर्चे होंगे। तो ये जो खर्चे होते हैं ना, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। ये मतलब कि बिजनेस को, तुम्हारा प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए जो खर्चा किया जा रहा है, तुम्हारा बिजनेस को रेडी करने के लिए। बात समझ आया कि नहीं? तो इसको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बोला जाता है। तो ये जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है ना, ये रेवेन्यू लगता तो है, क्योंकि इसमें हम रेंट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, ठीक है, लगता तो रेवेन्यू है, बट है क्या? कैपिटल है, क्योंकि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किया जा रहा है। समझिए बात? चलो, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर तो एक बार सरसरी निगाह से देख लो कि ये जो चीजें हैं ये लगते तो रेवेन्यू है, ठीक है, बट हम इसको कैपिटल ट्रीट करेंगे पर्पज को देखते हुए, नेचर को देखते हुए। समझे कि नहीं? रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स, वेजेस एंड सैलरीज, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, लीगल चार्जेस, फ्रेट एंड कैरेज, एडवर्टाइजमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसको कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। क्लियर है? देखो मैंने लिखा भी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, ये क्लास हमारा 1 घंटा से ऊपर हो गया क्या? कितना बजे आए थे? 15 मिनट बाकी है 8 बजने में। क्या बात कर रहे हो यार, यहाँ 8 बजने के लिए 8 बजने वाला है। चलो एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं।
फिर देखते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, वापिस आते हैं, समझे कि नहीं। तो हमने दो चीजें देखा आज। सबसे पहला, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस है, समझे कि नहीं। प्रीपेड एक्सपेंसेस समझ आया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस है बताओ। एक ही डिफरेंस है, बताओ क्या है। सर उसका मतलब सर आंसर देता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो पीरियड होता है, जो बेनिफिट्स, वो हमको नहीं पता, वो अनसर्टेन होता है। वो हो सकता है 2 साल के लिए हो, 3 साल के लिए हो, 4 साल के लिए हो, वो हमको नहीं पता। बट प्रीपेड एक्सपेंसेस के केस में हम पूरा सर्टेन होता है कि हमको जो बेनिफिट्स मिलने वाला है वो 2 साल का मिलेगा या 3 साल का मिलेगा, कितना टाइम का मिलेगा। क्लियर है। चलो, उसके बाद हमने देखा था कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। उसके बाद हमने देखा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, जिसमें कि आपके 8 पॉइंट है। रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स, वेजेस एंड सैलरीज, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, लीगल चार्जेस, फ्रेट एंड कैरेज, एडवर्टाइजमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। 8 चीजें आपके हैं, 8 पॉइंट आपके हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। तुमको वो ये पूछ ले कि कौन सा ऐसा खर्चा है जिसको कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं, कौन सा ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसको कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। इन्हीं में से 4 ऑप्शन आपको दे दे तो आपको आना चाहिए ना भाई, समझे कि नहीं। चलो, अच्छा, कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्यों इतना हम दिमाग लगा रहे हैं, क्या जरूरी है हमको आइडेंटिफाई करना, ठीक है ना, और दोनों को डिफरेंशिएट करना क्यों भाई, क्यों। मैंने पहले क्लास में ऑलरेडी बता चुका है। नीड टू डिस्टिंग्विश कैपिटल एंड रेवेन्यू में देखा है ना आपने 5 पॉइंट। ट्रू एंड फेयर नेट प्रॉफिट के लिए इनकम टैक्स का प्रोविजन भी हमको बोलता है कि कैपिटल को अलग करो, रेवेन्यू को अलग करो, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। और नंबर 4 क्या था, बैलेंस शीट, ट्रू एंड फेयर पोजीशन के लिए, ठीक है।
और प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। अगर हम कैपिटल को क्या बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट में लिख दें, रेवेन्यू को बैलेंस शीट में लिख दें, तो गलत हो जाएगा ना, एकदम गलत हो जाएगा, हमारा अकाउंटिंग गलत हो जाएगा। तो मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, समझे कि नहीं। वैसे तुमको पता होना चाहिए कि मैं टीचिंग के अलावा एक टैक्स कंसल्टेंट हूँ, मेरी खुद की ऑफिस है, समझे कि नहीं। तो मैं अपने क्लाइंट का अकाउंट्स मेंटेन मैं करता हूँ, उसका अकाउंट्स मैं ही देखता हूँ, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, मेरे ऑफिस में एक क्लाइंट बैठा था, ठीक है, तो उसका मैं अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा था। तो उसका बैंक स्टेटमेंट में मैंने देखा एक पेमेंट हुआ है, समझे कि नहीं, 3 लाख के आसपास का पेमेंट हुआ है। तो मैंने उसको बोला कि सर ये 3 लाख का जो पेमेंट है वो किस चीज का है, ठीक है। मेरे सामने बैठा था, मैंने उसको बोला ये 3 लाख का पेमेंट किस चीज का है। बोलता है खर्चा है, खर्चा है, खर्चा है। तो मैं बोला खर्चा है, तो खर्चा किस चीज का खर्चा है। तो बोल रहा है आप खर्चा में दिखा दीजिए ना, खर्चा हुआ है। तो मैं बोला भाई बताओगे किस चीज का खर्चा है। तो बोलता है मैंने एक क्या बोलते हैं अपने उसका जो बिजनेस है ना, वो आटा का मतलब मिल है, उसका फ्लोर मिल है, मतलब वो आटा बना करके बेचता है, समझे कि नहीं। तो वो बोला कि मेरा जो मशीन था ना वो खराब हो गया था, जो आटा जिसमें गेहूं को जो प्रोसेस करते हैं, जिसे पीसते हैं, वो मेरा मशीन खराब हो गया था, बोला ठीक है। तो मैंने वो क्या बोलते हैं नया मशीन मंगाया था, ठीक है। तो नया मशीन मंगाया, उसके बाद क्या बोलते हैं उस मशीन को मंगाने के बाद ना और भी 3 लाख के आसपास खर्चा हो गया। वो क्या बोलते हैं इंजीनियर को मैं बुलाया, उसको सेटअप किया, उसमें और कुछ छोटे मोटे सामान लगे हैं, ठीक है। ऐसा कर करके मतलब कि कुल मिलाकर के 3 लाख का खर्चा मेरा और हो गया, बोला। तो बोल रहा है कि आप इसको खर्चा में दिखा दीजिए ना, बोल रहा है। तो मैंने उसको समझाया, मैं बोला देखिए ये जो खर्चा है आप इसको खर्चा में नहीं दिखा सकते, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैं बोला वहां पर देखो, वो जो सामने बैठा था मेरा क्लाइंट जो है, उसको तो कैपिटल एंड रेवेन्यू का डिफरेंस नहीं पता है ना। तो मैं बोला अगर मैं इसको खर्चा में दिखा देता हूं ना, और वो उसका पर्पज क्या था जान रहे हो, उसका माइंड में क्या चल रहा था कि इसको अगर खर्चा में दिखाएंगे तो 3 लाख उसका इनकम कम होगा। यार देखो, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट पता है तुमको, हाँ। मान लो यहां पर 10 लाख है, ठीक है, और यहां पर एक 5 लाख का खर्चा है, ये एक्सपेंसेस है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहां पर नेट प्रॉफिट जो निकल करके आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 लाख। तो अब वो मेरा क्लाइंट बोल रहा है आप 3 लाख का इसको खर्चा जो है ना उसको खर्चा में दिखाओ, बोल रहा है ये मेरा खर्चा हुआ है, बोल रहा है। तो मैं अगर यहां पर 3 लाख अगर लिख दूं तो ये नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा, हाँ। नेट प्रॉफिट कम होगा ना, 10 में से 3 चला गया और 5 चला गया तो कितना बचा, 10 में से 8 चला गया तो 2 लाख ही बचेगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट घटेगा ना। तो वो अपना प्रॉफिट को कम करने के लिए वो बार बार मेरे को बोल रहा है, ये मैं कोई स्टोरी नहीं बना रहा हूँ, रियल एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरा ऑफिस का है, समझे कि नहीं, ऑफिस का बात है। वो बोल रहा है कि आप इसको खर्चा दिखाइए, खर्चा दिखाइए, बोल रहा है, ठीक है, ये 3 लाख है मेरा खर्चा हुआ है, बोल रहा है आप इसको खर्चा दिखाइए, बोल रहा है। और उसका मैं इंटेंशन में समझ रहा हूँ, वो खर्चा क्यों दिखाइए, खर्चा दिखाइए दिखाइए क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो प्रॉफिट कम होगा तो इनकम टैक्स कम लगेगा उसको, तो बार बार बोल रहा है इसको खर्चा दिखाइए, खर्चा दिखाइए, बोल रहा है। तो मैं उसको बोला देखिए सर ऐसा नहीं हो सकता,
आप जो खर्चा किए हैं वो खर्चा तो है, बट मैं उसको खर्चा नहीं दिखा सकता, वो आपका एसेट का कॉस्ट में ऐड होगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है बोला। ठीक है, आप मशीन कितना का खरीदे थे? तो बोला कि करीबन करीबन मैं, जो मेरे को मशीन का जो पड़ा था दाम, वो 3.5 लाख के आसपास पड़ा था। तो मैं बोला 3.5 लाख प्लस 3 लाख, 6.5 लाख आपका मशीन का दाम होगा। मैं बोला समझे कि नहीं? आप इसको खर्चा तो किए हैं, लेकिन इसको मैं खर्चा में नहीं दिखा सकता। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिफरेंस करना जरूरी है, समझे? अगर मैं उसका बात मान लूँ, मैं लिख दूं यहाँ 3 लाख, तो पता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाएगा, बोलेगा 3 लाख तुम ये खर्चा में कैसे लिखे हो? समझे कि नहीं? पढ़ा है ना तुमने नीड्स टू डिस्टिंग्विश में इनकम टैक्स प्रोविजन, तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा। समझे कि नहीं? और मेरे ऊपर भी हंसेंगे लोग, बोलेंगे तुम अकाउंटेंट हो, है? समझे कि नहीं? तो जरूरी है सामने वाला को समझाने के लिए, तुमको जरूरी है, कल के डेट में तुम काम करोगे ये सब बहुत चीज बहुत काम आएगा। समझे कि नहीं? अगर तुमको कैपिटल रेवेन्यू का डिफरेंस नहीं पता होगा तो तुम 3 लाख को खर्चा में लिख दोगे, बोलो लिखोगे कि नहीं लिखोगे? 100% लिखोगे, तो भाई जरूरी है। समझे कि नहीं? चलो एंड करते हैं आज के क्लास को, और लास्ट क्लास हमारा जो रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर का लास्ट रहेगा। मैं सोचा था आज आज खत्म कर दूंगा, बट डिस्कशन कुछ ऐसा चला कि थोड़ा सा क्लास डिले हो गया है। समझे कि नहीं? तो एंड करता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हमारा कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो क्लास है, सॉरी कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन का जो क्लास है वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट, द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर और मोस्ट यूजफुल चैप्टर। अगर आप कल का डेट में प्रैक्टिकली फील्ड पे उतरते हो एज ए अकाउंटेंट, बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। ऐसा तो पूरा पूरा सब्जेक्ट आपको काम आने वाला है, बट फाइनल अकाउंट जो है ना, आपको बहुत 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 हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा। फाइनल अकाउंट अगर आप सीख जाते हो अच्छे से, फाइनल अकाउंट चैप्टर आपको अच्छे से आ जाता है ना, तो आपका समझ लो कि आपका जो स्किल में इम्प्रूवमेंट ऐसे ही हो गया। समझे कि नहीं? तो देखेंगे हम, और उसमें भी बहुत मजा आएगा, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कैपिटल एंड रेवेन्यू को क्यों करना जरूरी है, मैंने अपना ऑफिस का एग्जांपल बताया, उसमें भी वहां पर भी मैं अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, वो सारी चीजें मैं शेयर करूंगा आपके साथ। चलो फिर एंड करते हैं, ठीक है?